जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपकी करीब है और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी आपके होने वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए खास करके हम जीएस के टॉप 10 प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं, जिन प्रश्नों का हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और इन प्रश्नों में हमने स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, इन प्रश्नों के अंतर्गत हम जितने भी प्रश्नों के ऑप्शन होंगे उन सभी का एनालिसिस करेंगे और उस प्रश्न से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होंगे उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का है, हुड़का बोल में प्रचलित एक नृत्य रूप है। जी हाँ दोस्तों, जो हुड़का बोल है वह एक डांस है और यह डांस जो है कहाँ पर प्रचलित है, आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हुड़का बोल उत्तराखंड में प्रचलित, यहाँ पर उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड में प्रचलित एक नृत्य रूप है। अगर हम उत्तराखंड के और अन्य डांस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोलिया डांस, हारुल डांस, छोपती डांस या फिर चाचिरी डांस। ये सब जो हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये आपको याद कर लेने हैं क्योंकि बार बार आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर इसके ऑप्शनों की बात कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको इम्पोर्टेंट एक नाम याद रखना है, जैसे धोबिया और जोगिनी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में आपको सुआ और पंथी डांस आप लोगों को याद कर लेना है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, झारखंड का एक फगवा हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर आपको पाइका याद रखना है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कराऊंगा जो बाद में कराने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एशियाई खेल में जो स्वर्ण पदक जीता था, जो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन थी। आपके ऑप्शन है दुर्गा बनर्जी, कर्णम मलेश्वरी, कमलजीत संधू या फिर आरती शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलजीत संधू जो है एक ऐसी महिला थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था किसी भी एशियाई खेल में। कब जीता था? सन 1970 के एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 400 मीटर की दौड़ में जीता था। दोस्तों, एथलीट अगर हम बात करते हैं तो एथलीट उन्हीं गेम्स को कहते हैं जिसमें दौड़ा जाता है, या भागने दौड़ने का जो खेल होते हैं उन सभी में क्या होता है, उसको हम एथलीट बोलते हैं। और 400 मीटर की दौड़ में 1970 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी कौन थी? तो यह पहली महिला कॉमर्शियल पायलट थी। जी हाँ दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पर है कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी की बात करते हैं तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मलेश्वरी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा में बार बार मालूम किया जाता है और दिल्ली पुलिस में खास करके यह प्रश्न मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कर्णम मलेश्वरी की बात करते हैं तो इन्होंने पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता था। और कहाँ पर जीता? तो सिडनी ओलंपिक में इन्होंने यहाँ पर ओलंपिक में मेडल जीता है था। और किस खेल में जीता था? जो दोस्तों वेट लिफ्टर, जिसको हम भारोत्तोलन बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये आपको याद कर लेना है। अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने है आरती शाह। आरती शाह का नाम आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी, जो कि 1994 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही सेट में कि जनगणना से संबंधित आपकी परीक्षा में 100% एक प्रश्न जरूर आना है और 2011 की जनगणना से आना है। तो दोस्तों, भारत में जो जनगणना विभाग होता है उसका प्रमुख आप लोगों को इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। आपके ऑप्शन है भारत के जनसंख्या सांख्यिकी महापंजीयक, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जनगणना महानिदेशक, ऑप्शन नंबर सी है भारत के सामाजिक आर्थिक और सांख्यिकी महानिदेशक, और ऑप्शन नंबर डी है भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। तो दोस्तों, जनगणना विभाग का जो प्रमुख होता है वह भारत का महारजिस्ट्रार, या जिसको हम जनगणना आयुक्त बोलते हैं, वह इसका प्रमुख होता है। तो आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं जनगणना के अधिनियम की, तो जनगणना का अधिनियम सन 1948 में आया था। किस मंत्रालय के अधीन ये हो गया था? तो गृह मंत्रालय के अधीन सन 1949 में इसको किया गया था। अगर जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना एक संघ सूची का विषय है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हमारे संविधान के अंदर जनगणना के बारे में लिखा हुआ है। अगर 2011 की हम जनगणना के आयुक्त की बात करते हैं तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वे कौन थे? तो सी चंद्रमौली आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक शल्य चिकित्सा पर आधारित है। यहाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी प्राचीन पुस्तक है जो शल्य चिकित्सा पर आधारित है? आपके ऑप्शन है सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र,
चरक संहिता या फिर मनुस्मृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता जो है वो प्राचीन शल्य चिकित्सा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अन्य पुस्तकों की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुस्मृति जो कि मनु ने लिखी थी, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था, और सुश्रुत संहिता जो है वो सुश्रुत की पुस्तक है। अगर बात करते हैं चरक संहिता किसकी थी, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है चरक संहिता महर्षि चरक की पुस्तक है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कालिदास की कृति कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास की है, विक्रमवर्षीय ये भी कालिदास की है, हर्षचरित और कुमार संभवम। यहाँ पर विक्रमवर्षीय और कुमार संभवम ये कालिदास की है, लेकिन ये हर्षचरित के बारे में मैंने आपको पिछले सेट में पढ़ा भी दिया है। तो दोस्तों हर्षचरित आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित जो है जो कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे उसकी पुस्तक हो जाएगी कालिदास की। बाकी ये सभी पुस्तकें कालिदास की हो जाएंगी। अगर बात करते हैं हम हर्षचरित के या कालिदास के बारे में, तो कालिदास की अगर पहली रचना की बात करते हैं तो पहली रचना इसकी वाल्मीकाग्नि मित्रम थी। जी हाँ दोस्तों, कालिदास की जो पहली रचना थी उसको हम क्या बोलेंगे, मालविकाग्नि मित्रम, और दूसरी रचना को हम अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से जानते हैं। और इसकी कुछ अन्य रचनाएं ही भी है जैसे उत्तल काल अमृत, शकुंतला, रघुवंशम या फिर मेघदूतम, ये जो हैं कालिदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीन दरवाजा नामक जो स्मारक है वह किस राज्य के अंदर स्थित है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में तीन दरवाजा नामक स्मारक स्थित है। अगर हम बात करते हैं ये किसने बनवाया था, तो तीन दरवाजा जो स्मारक है वह सुल्तान अहमद शाह ने बनाया था। सुल्तान अहमद शाह की बात करें तो ये अहमदाबाद का संस्थापक था, यह आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शन है या हम यहाँ पर देखें लाल दरवाजे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि तीन दरवाजा यहाँ पर हमने पढ़ा जो कि गुजरात में स्थित है, इसी प्रकार से जैसे लाल दरवाजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लाल दरवाजे दो हैं, एक लाल दरवाज़ा जिसको हम खूनी दरवाज़ा बोलते हैं वह नई दिल्ली में है, लेकिन अगर एक लाल दरवाजे की बात करते हैं तो जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भी आता है, और रोमी दरवाज़ा आपकी परीक्षा में मालूम किया जाता है तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में परास्त किया था। दोस्तों बाबर के आपने बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, और बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी था। तो हम उसी बाबर की बात कर रहे हैं कि 1527 में इसने किस राजपूत शासक को पराजित किया था। तो आपके ऑप्शन है राणा कुंभा, राजा हमीर देव या फिर महाराणा प्रताप या फिर राणा सांगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगर बात करते हैं 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा को हराया, तो इसको हम खानवा का युद्ध बोलते हैं, और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। अगर बात करते हैं बाबर के अन्य युद्धों के बारे में, तो अगर बाबर की यहाँ पर हम बात करते हैं जीवन शैली, तो सन 1526 में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की पानीपत के प्रथम युद्ध को लड़कर, और 1530 में यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। दूसरा युद्ध यहाँ पर मैंने आपको बताया 1527 में राणा सांगा के बीच हुआ, और यहाँ पर तीसरा युद्ध हुआ 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य, और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था महमूद लोदी और बाबर के बीच, और 1530 में यहाँ पर बाबर की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है। दोस्तों अगर मसौदा समिति की बात करते हैं तो इसको हम प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के लिए जो संविधान का मसौदा तैयार किया था या प्रारूप तैयार किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस मसौदा समिति का गठन किया गया, कब किया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1947 में मसौदा समिति का गठन किया गया। इस मसौदा समिति को ही हम प्रारूप समिति भी बोलते हैं। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 29 अगस्त सन 1947 को इसका गठन किया गया। इसमें टोटल यहाँ पर अगर कुल सदस्य की बात करें तो 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को मिलाकर। चलिए इन सदस्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, और इन 7 सदस्यों में पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, तीसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं के एम मुंशी थे, चौथे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद सादुल्ला थे, और पांचवें यहाँ पर टी कृष्णचारी थे। लेकिन ये किसके स्थान पर आए थे, डीपी केथान की मृत्यु हो गई थी और डीपी खेतान के स्थान पर टी कृष्णमाचारी आए थे। आपसे ये प्रश्न मालूम भी कर लिया जाता है कि टी कृष्णमाचारी
प्रारूप समिति में किसके स्थान पर आए थे? क्योंकि पहले डीपी खेतान इसके सदस्य थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने थे। यहाँ पर अगर छठे की बात करते हैं तो एन माधव राव भी दूसरे स्थान पर आए थे। ये बीएल मिश्रा के स्थान पर आए थे। बीएल मिश्रा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये यहाँ से चले गए और इनके स्थान पर एन माधव राव जो है प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। और सातवें आप लोगों को सभी जानते होंगे, यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर यूपीएससी, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस बोलते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको इंग्लिश में हम यूपीएससी बोल देते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो संविधान में भाग 14 के अंदर इसको बताया गया है। भाग 14 के अंदर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में बताया गया है, ये आपको याद रख लेना है। अगर वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नियुक्ति इसके सदस्यों की कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि आपका आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। दोस्तों इन 10 प्रश्नों के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हुई, उन सभी को मैंने आप लोगों को बताया है। अगर इसमें कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर हैं? जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में हमारा पंचायती राज संरचना है उसमें कितने स्तर है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था में 3 संरचनाएं हैं। 3 संरचनाएं कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम, उसके ऊपर ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर क्या होता है? जिला होता है। इसी इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती राज बोलते हैं। और ये जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लाई गई थी 1957 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जिसको हम अशोक मेहता समिति कहते हैं, 1977 में, आप इसकी डेट याद रखेंगे। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो भारत में जो पहली ग्राम पंचायत थी वह 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी, जो कि एक बगदरी गांव में नागौर राजस्थान में, आप लोगों को याद कर लेना है। अगर दूसरी ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में बनी थी, ये आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ गलत बताई गई है तो उसको भी लिखें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।